सोनू शर्मा जी ने इन्होंने सुपर चैट पर बड़ा ही सुपर क्वेश्चन पूछा है। 5 लाख रुपए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, प्लीज़ राय दिला दीजिए अंशुल सर से कि बेस्ट क्वालिटी स्टॉक कौन से होने चाहिए। सर कहाँ इन्वेस्ट करना है? सर देखिए, 5 साल का नजरिया तो एल एंड टी फाइनेंस, एबी कैपिटल, आपका सर पाँच आईओसी। साल का नजरिया नहीं बताया, 5 लाख रुपए बताए हैं अंशुल जी। अगर टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है सर, टाइम फ्रेम कितना है। सर 1-2 साल अगर मान लीजिए। हाँ, 1-2 साल के नजरिए से ले रहे हैं तो मोमेंटम स्टॉक्स लेना चाहिए। आईओसी में ठीक ठाक मोमेंटम मिल जाएगा आपको। जेएसडब्ल्यू इंफ्रा में आपको अच्छा मोमेंटम मिल सकता है पुल बैक में कहीं भी। टाटा स्टील अगर 1-1.5 साल के लिए ले रहे हैं तो हाई लाइकली है कि 180 185 को मिल ही जाएगा, और सब ठीक रहा तो 225 तक भी खिंच सकता है। तो अगर मेरे को 1-1.5 साल के पर्सपेक्टिव से लेना है तो मेरा बेस्ट पिक है टाटा स्टील, आईओसी और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा देखिए, मार्केट हल्का सा बाउंस बैक लिया है। वीकली चार्ट पे भी हायर हाई बना नहीं है, हाई भी स्वीप करके आया। और जेएसडब्ल्यू इंफ्रा देखिए कितनी तेजी से रिकवर हुआ है। तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा, आईओसी और टाटा स्टील, ये तीन बेस्ट पिक रहेंगे। अच्छा, 3 स्टॉक जो आप हम और बोलते हैं अंशुल जी, इरिडा, गेल और रिलायंस, इन 3 पर आपका व्यू क्या है? देखिए, चलेंगे तो ये तीनों स्टॉक भी। अब रिलायंस में पर्सनली ट्रेड करता हूँ, मैं जनरली बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। बट एडा मेरी फैमिली पोर्टफोलियो में, एडा भी ठीक लग रहा है। बट इट इज ऑल अबाउट पिकिंग। आप 7-8 स्टॉक में तो पैसा डालेंगे नहीं, दो ही तीन तीन स्टॉक में डालेंगे, तो फिर उस हिसाब से आप इन तीन को सेलेक्ट कर लें या उन तीन को। 19-20 करके रिटर्न मिलेगा। बट इस समय मोमेंटम जो चार्ट पे दिख रहा है वो बेस्ट। पुल बैक में आपको दिखता है कि आउट परफॉर्मर कौन निकलेगा। तो इस पूरे में तीन स्टॉक्स, दो स्टॉक जिसमें बेस्ट आउट परफॉर्मर दिख रहे हैं, जेएसडब्ल्यू इंफ्रा और टाटा स्टील। और तीसरा आईओसी है कि 1-1.5 साल में आपको डिविडेंड यील्ड भी ठीक मिल जाएगी, और अगर कैपिटल एप्रिसिएशन मिल जाता है 15-20% का, तो आपका 25-30% का रिटर्न हो जाएगा। तो उस हिसाब से आईओसी भी ठीक लग रहा है। ठीक है, तो 5 लाख रुपए को डिवाइड कैसे करें अंशुल जी? मतलब कितना पैसा, वेटेज भी होता है ना एक? सर फ्लैट 33% वेटेज देना चाहिए तीनों को। तीनों जेएसडब्ल्यू को? इंफ्रा फ्लैट 33% तीनों में डाल दीजिए। ठीक है, मतलब कि लगभग लगभग 1,65,70,000 रुपये पर हर शेयर में इनको डाल देने चाहिए। सोनू जी, आप 3 शेयर आपको बता दिए गए हैं और इन 3 में आप 1,65,000 के करीब अपने पैसे डाल सकते हैं तीनों ही शेयरों में। सर इन्हीं लेवल पे डाल दें ना, ये 2 तारीख को जो ये ट्रम्प का टैरिफ वैरिफ की बातें हो रही हैं, या 2 तारीख के बाद डालें? अरे सर, वो ये वाला स्टैंड अप कॉमेडी शो ना 4 साल चलेगा, इसके बाद उसे बैठे रहेंगे ना। ये आपका कहीं ना कहीं तो आपको ओखली में सिर डालना ही है। चलिए, तो मतलब डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो सब चलता रहेगा। बिल्कुल। साईं प्रवीण जी सुपर चैट पर थैंक यू भी बोल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण साहब, और उम्मीद करते हैं कि हमारी जो अंशुल जी की सलाह है वो आपके काम आएगी। अनिरुद्ध मदान जी का सवाल है, एम्बर एंटरप्राइजेस का शॉर्ट टर्म टारगेट पूछ रहे हैं और केन्स टेक्नोलॉजी का भी टारगेट पूछ रहे हैं। एम्बर और केन। तो एम्बर एंटरप्राइजेस में जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, ये आ तो गया है 72, 80, 73 की जोन में। अगर यहाँ से 7300 रुपये निकालता है, पहली चीज तो ये है कि अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, अल्फा जनरेट कर रहा है अगेंस्ट द मार्केट। तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से अगर कंटिन्यूएशन अप मूव देता है पुल बैक के बाद, तो ये स्टॉक भी चलेगा। लेना कब है? लेना 7300 रुपये के ऊपर क्लियर कट जब ब्रेकआउट सस्टेन हो जाए, तब बाई करके चलना है आपको। टारगेट करीब करीब 8,500 रुपये का बनेगा इसमें, एम्बर एंटरप्राइजेस में। और दूसरा स्टॉक था सर एम्बर के बाद? केन्स टेक्नोलॉजीज। केन्स में सर एक ब्रेक, मतलब टॉपिंग आउट पैटर्न बना था और उसके बाद वर्टिकल डाउन मूव आई थी। अभी फिलहाल पुल बैक आ रहा है। पुल बैक अपना टारगेट भी कंप्लीट कर चुका है, गैप जो छूटा था 5200 रुपये पे। अब ये जो नीचे आ रहा है, इसमें वॉल्यूम फिलहाल मिसिंग है, बट अभी पॉजिटिव नहीं है। तो अगर फ्रेश बाइंग किसी को करनी है तो 5180 5200 निकलने के बाद कीजिएगा। उस केस में आपको 5800 तक मिल जाएगा। नहीं तो स्टॉक धीरे धीरे करके वापस नीचे आ सकता है। तो अभी फिलहाल 1 से 2 हफ्ते वेट एंड वॉच का अप्रोच रखिए। अगर कंसोलिडेशन बनता है तो फिर ये डीपर पुल बैक 5850 तक जाएगा। तो 1-2 हफ्ते पहले वॉच करना होगा। आउटराइट यहाँ पे बाई सेल दोनों की सलाह नहीं है। ठीक है। अरविंदा बिस्वाल जी पूछ रहे हैं, पीसीबीएल और गरवारे टेक फाइबर, बिग फैन ऑफ दिस जोड़ी। थैंक यू बिस्वाल साहब।
अंशुल जी, ये कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन इनके सवाल दो हैं। फिलिप्स कार्बन ब्लैक और गरवारे टेक फाइबर, इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? सर लग तो बहुत अच्छा गरवारे लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है, कल 550% वॉल्यूम राइज से डे हाई के अराउंड क्लोज हुआ था और आज गैप डाउन ओपनिंग दिया है। ये थोड़ी सी दिक्कत भरा माहौल दिख रहा है इस स्टॉक में। तो 1 से 2 हफ्ते इसको वॉच कीजिए, अगर ये स्टॉक वापस से 960 रुपये रिक्लेम करता है तो गरवारे फाइबर ठीक हो जाएगा। सामने पीसीबीएल में अगेन क्लाइमेटिक मूव के बाद जब 560 पे क्लाइमेटिक मूव हुई थी, 343 का टारगेट कंप्लीट करके रिवर्सल करने की कोशिश कर रहा है। अगर ये स्टॉक 430 435 के ऊपर टिकता है तो फिर इसमें अप मूव आना स्टार्ट होगी 488 और 520 तक के लिए। तो फिलहाल दोनों ही स्टॉक में आउटराइट बाइंग की सलाह नहीं है, स्ट्रक्चर ठीक लग रहे हैं, ब्रेकआउट बनते हैं तो बाई बनेगा। ठीक है। खुर्शीद रोशन रहमान जी का सवाल है। सर नमस्ते, नमस्कार खुर्शीद साहब। एनएमडीसी के इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 65 रुपये के। किशनगंज बिहार से इनका सवाल है। सर एनएमडीसी पर 65 रुपये के लिए हुए हैं, क्या करें? सर एनएमडीसी में को ठीक लग रहा है। एनएमडीसी में फाइनली 69 के ऊपर अगर सस्टेन करना स्टार्ट करता है, और ये स्टॉक हमने काफी समय डिस्कस किया था कि बॉक्स में बना हुआ है 69, ऊपर में अगर पकड़ेंगे तो आपका बॉक्स हाई आता है 69 का, बॉक्स लो आता है 59 का। तो इवेंचुअली एक बार बॉक्स हाई ब्रेकआउट की कोशिश किया, 3 दिन की डाउन मूव थी और आज फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। तो अब 69 69.20 के ऊपर सस्टेन करता है तो इस स्टॉक में जो आपका टारगेट खुलेगा वो आराम से खुल जाएगा 80 रुपए तक का। तो 80 रुपए का अपसाइड दिख रहा है। 69 के ऊपर 1 2 दिन सस्टेन करने लीजिए ताकि कंफर्मेशन आ जाए कि हाँ ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, तब बाई करेंगे तो 80 रुपए तक का टारगेट मिलेगा। मिडिल स्टॉक्स में ये भी मेरे को ठीक लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सरकारी कंपनियों में बहुत हद तक पिटाई हो रही है, फुल बैच के बाद वापस पिटाई होगी तो थोड़ा सा चलने में हो सकता है दिक्कत हो। बट जैसा आपका स्ट्रक्चर बना है 80 रुपये दिखता है कि आ रहा है। बिल्कुल। इस समय 1300 से ज़्यादा लोग देख रहे हैं और आई वुड रिक्वेस्ट कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग और जुड़ जाएं, क्योंकि अभी हमारे साथ हैं अंशुल जी आधा घंटे, काफ़ी सारे सवाल हम पूछने वाले हैं। अंशुल जी, कुछ एक सवाल और मिल रहे हैं। नितिन देशवाल जी का सवाल है, पंजाब एंड सिंध बैंक में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? देखिए अगर नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप बिल्कुल पंजाब एंड सिंध बैंक में एंट्री ले सकते हैं, आपको बहुत बेहतरीन टारगेट्स मिल जाएंगे। अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो अभी स्ट्रक्चर चेंज होना स्टार्ट हुआ है, इसको बिल्ड होने दीजिए, थोड़ा समय दीजिए, तब मोमेंटम प्ले बनेगा। तो अगर इन्वेस्टर हैं, 3 साल 4 साल आपको होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे बाई किया जा सकता है। ठीक है। एक दो सवाल सुपर चैट पे भी आ रहे हैं फिर दोबारा से। सिराज जी का सवाल है 70,000 रुपये के, बिल्कुल 70,000 ही हैं, टाटा स्टील बाय कर लें क्या शॉर्ट टर्म के लिए? अंशुल जी, शॉर्ट टर्म के लिए टाटा स्टील बाय करना ठीक रहेगा? देखिए सर, टाटा स्टील को नीचे आने में बड़ी दिक्कत हो रही है, तो आज कुछ क्लाइंट्स को जिनके पास 100 रुपए रखा है उनको 25 रुपए का टाटा स्टील दिलाया है, 25 रुपए का 151.50 में बाइंग ऑर्डर डलवाया है। थोड़ी सी इसको नीचे आने में दिक्कत हो रही है, यानी ये रिलेटिव स्ट्रेंथ शो कर रहा है मार्केट में। जैसे अप मूव ट्रिगर होगा स्टॉक 170 रुपए तक आराम से खिंच जाएगा। तो स्टैगर वे में बाई कीजिए। यहाँ पे थोड़ा 151.50 मिलता है तो थोड़ा अगर उसके नीचे जाता है तो और थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, फिर लग नहीं रहा 150 के नीचे जाएगा तो उस जोन में आते आते पूरा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जब भी स्टॉक चलना स्टार्ट करेगा तो 170 रुपए तक निकल जाएगा। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बहुत बेहतरीन बाइंग जोन है 150। ठीक है। एक दूसरी सुपर चैट मिली हुई है हमें शाबाब खान द्वारा, और इनका सवाल है प्रीमियर एनर्जी पर। सर 1090 पर स्टक हूँ, अंशुल सर से प्लीज़ राय दिलवा दीजिए। प्रीमियर एनर्जी सर 1090। प्रीमियर एनर्जी ना 800 रुपये नीचे में तोड़ रहा है, ना 950 960 की रेंज ऊपर में तोड़ रहा है। दोनों में से किसी एक साइड रेंज ब्रेकआउट आए तो 150 पॉइंट की मूव आएगी। जिस हिसाब से मार्केट का स्ट्रक्चर दिख रहा है एक डीपर पुल बैक के लिए, ये स्टॉक भी हाईलाइट है कि एक बार ऊपर की तरफ शायद ब्रेकआउट दे, लेकिन 956 960 निकलता है तो ही मोमेंटम बनेगा। और अगर मोमेंटम बना तो इस स्टॉक में लगभग लगभग 1050 का पहला टारगेट आएगा। तो आउटराइट तो कोई बाइंग की सलाह नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपके पास है तो होल्ड कर सकते हैं।
960 निकलने के बाद थोड़ा सा एवरेज कीजिएगा, 1050 के आसपास प्रॉफिट बुक कीजिएगा। ठीक है। अब हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं, प्रवीण साहब हैं। प्रवीण जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, स्पेशली गुड मॉर्निंग टू अंशुल सर, बिगेस्ट फैन ऑफ अंशुल सर। जब भी मैं बनारस जाता हूँ, स्टेशन पे उतरता हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं अंशुल सर दिखाई मत दे। मैं सोचते रहता हूँ कि कभी अंशुल सर दिखाई दे, क्योंकि हमारी बहन का ससुराल भी बनारस गाजीपुर में। अरे और जो बहुत भी मैंने आज तक ट्रेडिंग में कमाया वो अंशुल सर का देन है। और मेरे से एक गलती हो गया कि मैंने, वो बोले थे 789 पे बाई करने के लिए अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, मैंने करा नहीं, और आज मैं देख रहा हूँ 888 पे चल रहा है। इसमें फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? और अदानी पावर 522 पे 100 शेयर लिया, तो अभी अच्छा। क्या करें? अंशुल जी, आपके फैन तो बनारस आकर आपसे मिलेंगे, और अब तो मतलब उनको अपनी सिस्टर तो जो मिलने आते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन अंशुल जी की भी याद आती है स्टेशन पे उतरते ही। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे। अंशुल जी बताइए सर, क्या करना है? देखिए सर, जब से मैंने कार ली है तब से ट्रेन से ट्रैवल बंद हो गया, तो स्टेशन पे तो मैं आपको मिलूंगा नहीं। मैं को मिल जाता हूँ शाम को वहाँ पे इवनिंग वॉक करते हुए। सर दूसरा कहाँ पे अडानी मिलते हो इवनिंग वॉक करते हुए? प्यूरगंज एरिया है सर, जहाँ पे घर है मेरा। अच्छा, चलिए। तो तो और सोल्यूशन थोड़ा सा कंसोलिडेशन का वेट कीजिए, पहला टारगेट कंप्लीट हुआ है। मतलब रेस अभी खत्म हुई है, अब थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, ग्लूकोज ग्लूकोज पिएगा 4-5 दिन, उसके बाद जब चलेगा तो 953 रुपए तक आ सकता है। तो अगले 3 से 4 दिन एटलीस्ट, कम से कम 4 सेशन आपको वेट करना चाहिए, मूविंग एवरेज कैचअप हो जाए, उसके बाद नेक्स्ट लेग ऑफ मोमेंटम बनेगा। तो अदानी एनर्जी सोल्यूशन 953 दिख रहा है, बट फ्रेश बाइंग कंसोलिडेशन के बाद करना है। अडानी पावर आप आराम से होल्ड करके रखिए, 598 तक का टारगेट मिलेगा। 598 पे बेचने से पहले एक बार पूछ जरूर लीजिएगा। ठीक है। तो बेचने से पहले एक बार पूछ जरूर लीजिएगा, लेकिन 595 का टारगेट आपको अदानी पावर में मिल जाएगा, ऐसा अंशुल जी का मानना है। एक और सुपर चैट यहाँ पर मिलती हुई पुनीत शर्मा जी हैं। ये पूछ रहे हैं, प्रणाम सर, JSW इंफ्रा 302 पर 4000 शेयर लिए हैं, अभी 320 चल रहा है, चार्ट पर क्या व्यू है? वैसे तो JSW इंफ्रा अभी तो बता के चुके हैं पुनीत जी की, अच्छा लग रहा है उनको, लेकिन मुझे लग रहा है अंशुल जी ये थोड़ा ना शॉर्ट टर्म देखना चाह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 4000 शेयर लिए हुए हैं, तो करीब 12 लाख रुपए इन्होंने डाल दिए हैं। अब 12 लाख रुपए डाले हैं, प्रॉफिट भी मिल रहा है इनको 18 रुपए का, तो 18 रुपए का मतलब हो गया करीब करीब 6% इनके इन्वेस्टमेंट पे मिल रहा है इनको प्रॉफिट। अब 12 लाख पे 6%, 72,000 रुपये हो गए। अंशुल जी, कुछ प्रॉफिट बुक करना है या अभी बने रहें? सर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अपना 20 डे मूविंग एवरेज से 8% दूर है स्टॉक, इतना जनरली सस्टेन नहीं हो पाता है, स्टॉक पुल बैक लेता है, या तो साइडवेज रह के मूविंग एवरेज कैचअप करता है, और जनरली जब इतना एक्सटेंडेड हो जाता है तो पुल बैक लेता है। नीचे में कहीं में वापस से 300 की जोन मिलती है तो रीएक्यूमुलेट करना चाहिए, 299 वापस मेजर सपोर्ट बनेगा, और उसके बाद जब चलेगा स्टॉक तो अगले स्ट्रेच में लग रहा है कि ऑल टाइम हाई निकाल देगा। बट यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो बुक करना चाहिए, मूविंग एवरेज से काफी एक्सटेंडेड है। ऑल टाइम हाई क्या है अंशुल जी इसका? मैं भी देख लेता हूँ एक बार। तो 360 रुपये 35 पैसे। अच्छा, 360 रुपये 35 पैसे। तो मतलब एक बार प्रॉफिट बुक कर लें जिनको आ रहा है, फिर 299 300 के आसपास दोबारा एंटर करें, और फिर 360 रुपये की रेंज ये पार कर देगा, तो उस समय तो इनको 20% से ज़्यादा रिटर्न मिल जाएगा, ये बढ़िया है। एक हमारे दर्शक हैं, ये धीरज मोरे जी, ये बोल रहे हैं कि अंशुल सर के फ़ैन हैं, ITC के कुछ शेयर लिए हुए हैं 480 रुपये के। सर क्या करना चाहिए इनको? तो 435 है, तो एक बार दोबारा सवाल पूछिए। वैसे ब्रॉडली आईटीसी एक रेंज में है, 451 और 374 रेंज का अपर एंड फेल हुआ है, तो शायद ये रेंज का लोअर एंड टेस्ट करे। बट जिससे आपका लार्ज कैप है और इस साल पूरा पैसा लार्ज कैप में फ्लो होते हुए दिख रहा है, तो थोड़ी सी उम्मीद कम है कि 374 का लेवल टेस्ट करे। ये इसी रेंज में साइडवेज रह के धीरे धीरे कैचअप करेगा 430 452 की जोन। तो एक बार होल्ड कीजिए, 430 आए तो दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, अगर वहां पे वीकनेस दिखी तो एक बार एग्जिट की सलाह रहेगी, नहीं दिखी तो 352 रुपए तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। ठीक है। हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ी हैं, कोलकाता से संगीता जी जुड़ी हैं। संगीता मैम, गुड मॉर्निंग।
हाँ, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप मैम? हाँ, हम अच्छे हैं। मैम क्या सवाल है आपका? मुझे कैस्ट्रॉल इंडिया पे सवाल है। ओके। मेरे 1000 शेयर्स हैं 210 के भाव पे। अच्छा, इसको होल्ड करना चाहिए या बेच देना चाहिए? चलिए पूछ लेते हैं। अंशुल जी, कैस्ट्रॉल 210 रुपए के लिए हुए हैं 1000 शेयर, अभी क्या करना है? तो इसमें 200 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करना चाहिए। 208 रुपए 206 रुपए की जोन प्रोटेक्ट हो रही है। अगर इसी तरह प्रोटेक्ट हुई तो प्रोबेबली 1-2 हफ्ते में ऊपर चल सकता है, लेकिन आउट ऑफ ऑल अगर बुलिश स्टैंस मेंटेन करना है तो 200 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। तो अगर आ जाती है तो स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा। जब तक नहीं हो रहा है तब तक एक बार के लिए लॉन्ग होल्ड कर सकते हैं। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है 220 पे, वो जब भी निकलेगा मोमेंटम बनना स्टार्ट हो जाएगा। सर ऊपर कहाँ तक जाएगा फिर? तो अगर ये रेजिस्टेंस निकालता है तो फिर 260 रुपए तक जा सकता है काउंटर, बट उतना भी स्ट्रेंथ दिख नहीं रही है। हालांकि दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट इनने ठीक पोस्ट किए थे, तो अगर मार्च क्वार्टर रिजल्ट भी ठीक ठाक आते हैं तो एक बार 200 ब्रेकआउट बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। बट स्टोरी कितनी भी अच्छी हो, 200 के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। अगर आती है तो फिर स्टॉक खराब हो जाएगा। ठीक है, तो मैम 200 आप अपना एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए और 260 ये एक अच्छा टारगेट भी है यहाँ से। तो 50 रुपये ऊपर का अपसाइड और 10 रुपये नीचे का केवल एक स्टॉप लॉस, तो ये आपके लिए सलाह रहेगी। आगे बढ़ते हैं। एक और सुपर चैट मिली है, थाने प्रॉपर्टीज़ के नाम से आईडी बनी हुई है। टाटा मोटर्स में एवरेज कर लें क्या अंशुल भाई? और टाटा मोटर्स यहाँ पे ले सकते हैं सर। अगेन 659 का सपोर्ट जोन होल्ड हो रहा है, तो एक बार चांस है कि ऊपर में 771 रुपए तक का आपको अपसाइड मिल जाए। एक रेजिस्टेंस 720 रुपए के आसपास बन सकता है, बट अगर ये चला स्टॉक तो 771 रुपए तक का आप मूव दे देगा। वीकनेस इसमें तब आएगी जब 650 659 की जोन तोड़ के क्लोज करेगा, जो अभी थोड़ा सा कम लाइकली लग रहा है। अच्छा, ठीक है। एक दर्शक हैं सुपर चैट पर पूछ रहे हैं, दीदी ऋत्विक के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है। REC 300 शेयर हैं 430 रुपए के, 2 साल के लिए पूछ रहे हैं कि आपका व्यू। शॉर्ट टर्म में आपको एक बाउंस बैक मिल जाएगा 484 रुपए तक, वहां पे बेच के खाली कर लीजिएगा। दोबारा स्टॉक को ना लॉन्ग टर्म ना शॉर्ट टर्म किसी नजरिए से देखने की कोई जरूरत नहीं दिख रही है। बड़ा स्ट्रेट आंसर देते हैं अंशुल जी, इसीलिए लोग आपके फैन भी हैं कि एक बार निकल जाइएगा और उसके बाद शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म देखना भी नहीं है सर अब आपको पता चल गया ना अंशुल भाई, अब पता चल गया गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनी है? हाँ, ये तो पहले से पता था सर, बीवी रोज ही डांटती है। आपने जरूर कॉलेज डेज में ऐसी ही बातें की होंगी ठीक करते हैं सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए ठीक है। भाभी जी तो ठीक रहती है ना, मतलब गुस्सा गुस्सा तो नहीं होती आपके स्ट्रेट नेचर से? नहीं नहीं, इसलिए पापा ने अरेंज मैरिज कराई थी कि लंबी चलेगी, नहीं लव मैरिज तो 1 आध साल में निपट गई होती। चलिए, ये तो बहुत ही मज़ेदार बातें आप बता रहे हो आज। प्रदीप शर्मा जी, आपने सर ब्लैंक सुपर चैट भेज दी है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना सवाल भेज दीजिए। आपका सवाल ले लिया जाएगा। आपने सुपर चैट भेजी लेकिन उसमें सवाल नहीं भेजा। आगे बढ़ते हैं। मनीष गुप्ता जी पूछ रहे हैं, सर HPCL और BPCL दोनों चल रहे हैं लेकिन IOC नहीं चल रहा, ऐसा क्यों? सर IOC का रिजल्ट सितंबर क्वार्टर जो बैलेंस शीट हमने क्लीन की थी उसकी वजह से थोड़ा सा स्टॉक ज्यादा दबा हुआ है, बट दिसंबर क्वार्टर में ठीक ठाक प्रॉफिट पोस्ट की थी। प्रोबेबली मार्च क्वार्टर के रिजल्ट का वेट हो रहा है। अगर वापस से जो ग्रोथ मोमेंटम है वो वापस दिखने लगती है तो स्टॉक में मोमेंटम आ जाएगा। तो मोस्ट लाइकली बजाज शायद मार्च क्वार्टर के रिजल्ट का वेट कर रहा है, बट मोमेंटम ठीक ठाक है। 139.80 तो आपको शॉर्ट टर्म में मिल ही जाना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं जय दास साहब। दास साहब नमस्कार। NHPC इन्होंने लिए हुए हैं 70 रुपये के लिए हुए हैं। आई थिंक इन्होंने 89 पर भी रुपी का साइन लगाया और @70 लिखा है। सर NHPC पर आपका व्यू क्या है अंशुल भाई? NHPC में बाउंस बैक का व्यू है। 89 तक का टारगेट है। 89 के ऊपर अगर निकला तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे, नहीं तो शायद 89 के बाद वापस पलटना स्टार्ट कर दे। तो फिलहाल 89 तक तो जा रहा है, वहां तक के लिए जिसने भी ऑन द डिप्स प्ले किया है 89 का टारगेट लगा के रखते हैं। ठीक है। राजेश पंत जी पूछ रहे हैं KIOCL में एवरेज कर सकते हैं क्या?
अब लग नहीं रहा सर, एक बाउंस बैक रूल आउट नहीं करूंगा 280 तक, बट स्टॉक में वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग आई है और बुल ट्रैप भी है 440 के आसपास। तो अभी ऐसा लग नहीं रहा कि सेलिंग कंप्लीट हुई है। आई वुड नॉट सजेस्ट एवरेज। ठीक है। राहुल सिंह जी पूछ रहे हैं सर, स्वान एनर्जी 632 के लिए हुए हैं, क्या करें? स्वान एनर्जी में भी सर ब्रेकडाउन है, हालांकि इसने अपने लॉन्ग लिक्विडेशन के टारगेट्स कंप्लीट किए हैं 435 और उसके बाद साइडवेज चला गया है। तो ये रेंज प्रोबेबली और 4-6 महीने कंटिन्यू रहेगी। ऊपर में 500 520 और नीचे में 386, ये रेंज प्रोबेबली यहाँ से लंबे समय तक कंटिन्यू रह सकती है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं, जीत साहब ये पूछ रहे हैं, अंशुल सर एक्सिस बैंक बाय किया है 1210 पर, इसमें लॉन्ग टर्म का व्यू जानना चाहते हैं आपसे। सर एक्सिस बैंक, इसमें स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, क्लाइंट्स लॉन्ग है। 1040 पे जब ब्रेकआउट आया था 1123 तक के लिए प्ले कराया था। 1123 में पूरा प्रॉफिट बुकिंग नहीं कराया, 50% ही कराया है, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम से ऊपर चला था। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शैलो पुल बैक रहेगा और नेक्स्ट राउंड में 1193 जाएगा। तो हमारे क्लाइंट्स इसमें लॉन्ग हैं और हो भी बहुत सारे हो सकते हैं, बट हमने अपनी तरफ से बाय रिकमेंडेशन दी है। लॉन्ग टर्म की अगर आप बात करें, लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत आराम से, अगर 1-1.5 साल का पर्सपेक्टिव है आपका, तो ये आपको नया ऑल टाइम हाई, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई बना है 1339 का, इसको बहुत आराम से क्रॉस कर देगा स्टॉक। तो मेरे हिसाब से आपको होल्ड करना चाहिए। थोड़ा सा छोटे मार्केट कैप का है कंपेयर टू एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, तो मोमेंटम भी कंपैरेटिवली ठीक ठाक इसमें मिलना चाहिए। बट अगर सेफर प्ले करना है, एचडीएफसी आईसीआईसीआई थोड़ी सी एग्रेसिव बेट लेनी है, जो कि लेनी भी चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत अच्छा मोमेंटम है। तो एक्सिस बैंक आपको करीब करीब 1400 रुपए का टारगेट दे सकता है। ठीक है। एक बॉन्ड के ऐसी नाम से आईडी बनी हुई है, आर पावर पर पूछ रहे हैं सर आपका, और क्या व्यू है? देखिए एडीएजी में तो परमानेंट में कभी बाई सजेस्ट ही नहीं करता हूँ, बट जिस आपका स्ट्रक्चर बना है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है 40.40 रुपए 80 पैसे पे, जिसका टारगेट बनता है 53.8। अगर आप खरीद रहे हैं तो अपनी रिस्क से खरीदिए, क्योंकि जब भी ये ब्रेकआउट देता है कोई ना कोई खराब न्यूज आ जाती है और एकदम से गैप के साथ ब्रेकआउट फेल करता है और लॉन्ग स्ट्रैप करता है। तो मैं कभी एडीएजी पैक में बाई नहीं देता हूँ। जिस आपका चार्ट पैटर्न है, एक बार 53.8 तक जा सकता है। ठीक है। रीना परमार जी बोल रही हैं, नमस्कार सर, आई एम ए बिग फैन ऑफ अंशुल सर। मैं हाउस वाइफ हूँ और जब से अंशुल सर को सुना है तब से 4-5 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो चुका है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा कि हाउस वाइफ हमारे देश की इन्वेस्टर बनी और उन्होंने पैसा भी कमाया। जुबिलेंट फूड 755 रुपये के लिए हुए हैं अंशुल जी, और अशोक लेलैंड 211 के। शॉर्ट टर्म में हैं, लॉस बुक कर लें क्या? देखिए जुबिलेंट फूड में आपको टाइम देना चाहिए। जुबिलेंट फूड में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस पे आया है 680 रुपए का। प्रोबेबली थोड़ा समय लगाएगा लेकिन निकाल देगा। मेरे को जुबिलेंट फूड वर्क में बहुत कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। मंथली चार्ट पे बढ़िया स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब मार्केट गिर गया था जब ये ब्रेकआउट दे रहा था, इसलिए स्टॉक में भी डीपर पुल बैक आया है। बट इवेंचुअली जब 720 730 निकालेगा, स्टॉक में लगभग 1000 रुपए तक की अपमूव आराम से बनेगी। तो मेरे ख्याल से जुबिलेंट फूड में नजरिया आपको थोड़ा सा लंबा करना चाहिए। लॉस बुक करने की जरूरत दिख नहीं रही है। सर दूसरा स्टॉक कौन सा था इनका? सर अशोक लेलैंड। ऑटो स्टॉक्स में थोड़ी सी वीकनेस है। अशोक लीलैंड में भी बहुत कुछ चल नहीं पा रहा है, तो इस स्टॉक से निकल के किसी मोमेंटम वाले काउंटर में चले जाइए। जैसे थोड़ा सा यहाँ पे टाटा स्टील ले लीजिए, ऑन द डिप 150 151 पे और ऐड कर लीजिए। बट अशोक लीलैंड से पैसा निकाल लेना चाहिए। अगर चलता भी है तो कंपैरेटिवली सामने मोमेंटम वाला स्टॉक आपको ज्यादा पैसा दे देगा। तो अशोक लीलैंड से निकल के या तो जुबिलेंट फूड एवरेज कर लीजिए, वो भी ठीक है, या फिर टाटा स्टील में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है। बहुत सारे लोग थैंक्स भी बोल रहे हैं। अब एक हमारी दर्शक हैं डीसी गंगाज जी के नाम से, इरिडा में फंसा हूं 284 पर, एवरेज कब करूं अंशुल जी? सर एवरेज आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 140 के आसपास भाव बना था, यहाँ पे कर लेना चाहिए था। नहीं किया है तो अभी 154 के ऊपर चल रहा है, आप एवरेज कर सकते हैं। बेहतरीन मतलब स्ट्रक्चर में जैसा रिवर्सल में चाह रहा था वैसा रिवर्सल बनना स्टार्ट हुआ है। ऊपर में 181 रुपए ट्रेडर्स का टारगेट रहेगा, बट ओवरऑल ये स्टॉक मेरे को 310 रुपए एज एन इन्वेस्टर मेरे को 310 रुपए जाते हुए दिख रहा है। ठीक है।
सुपर चैट पर भी कुछ क्वेश्चन आए हैं। डोनियर 158 रुपये के लिए हुए हैं साशी भूषण जी ने। क्या करें सर? डॉनियर में अभी तो शॉर्ट टर्म में कोई मोमेंटम बन नहीं रहा है, लेकिन जिस आपका बेसिंग आउट पैटर्न बन रहा है, अगर चार्ट बनने का समय दे सकते हैं तो फिर आपको हायर प्राइजेस मिल जाएंगे। बट शॉर्ट टर्म में ओवरसोल्ड है, सेल की सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगी, लेकिन बाई की सलाह भी इसलिए नहीं बन रही कि अभी स्ट्रक्चर नहीं बना है, जो बनने में 4-5 महीने का समय लगाएगा काउंटर। तो एक बार होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। खेमकरण के नाम से भी एक सुपर चैट आई है। इनका सवाल है शारदा मोटर पर और टाटा टेक पर। सर क्या व्यू रहेगा? तो शारदा मोटर में एक बाउंस बैक की तैयारी हो रही है, करीब करीब 2000-2050 तक आ सकता है। बट कोई बाइंग की तरह नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा काउंटर। मैं अवॉइड ज्यादा करूंगा। अगर मेरे पास होता तो मैं रैलीज पे 2000 के आसपास निकलने की कोशिश करता। फ्रेश बाइंग की तो कहीं से इस स्टॉक में स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है। टाटा टेक आपको याद होगा, हमने रिवर्सल के लिए प्ले सजेस्ट भी किया था जब ये 680 का लेवल निकाला था। आज उसी लेवल को रिटेस्ट करने उसी जोन में आ रहा है, तो 680 690 अच्छी बाइंग जोन है इसके लिए। ऑन द पुल बैक्स एक बार के लिए 50 डे मूविंग एवरेज 730 अटका सकता है। बट जिस हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, एक बार के लिए टारगेट ऑन दी अपसाइड करीब 803 रुपए का बन रहा है, और 830 निकलता है, 803 निकलता है तो पूरी फॉल का जो 50% रिट्रेसमेंट है वो 1005 पे है। तो यहाँ से 803 दिख रहा है, 803 निकलता है तो फिर टारगेट रिवाइज करेंगे 1005 तक के लिए। ठीक है। एक दर्शक हैं अशोक जी, वो बड़े इंटरेस्टिंग सवाल उन्होंने पूछा है। अंशुल जी, गेल के इनके पास 3500 शेयर हैं 182 रुपये के भाव के। ये पूछ रहे हैं कि सेल कर लें क्या, 2 अप्रैल की हलचल के बाद फिर से बाय कर लेंगे, ये क्या ये ठीक रहेगा? तो देखिए, एक एक क्लाइंट है हमारे, दुबई में रहते हैं। वो 2008 से बैठे हुए हैं, पहले फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद लोकसभा चुनाव, उसके बाद विधानसभा चुनाव, उसके बाद आरबीआई पॉलिसी, उसके बाद इन्फ्लेशन पॉलिसी, और 2008 से अभी तक वो इंतजार में ही है कि मार्केट में सब कुछ ठीक हो तो वो बाई करें। और मेरे ख्याल से 2128 तक भी वो बैठे ही रह जाएंगे, क्योंकि मार्केट में सब कुछ कभी नहीं सही होगा। हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये सब चक्करों में फंसने की जगह चार्ट पे अगर मोमेंटम दिख रहा है तो बाई कीजिए, एक छोटा सा स्टॉप लॉस लीजिए और लंबा टारगेट पकड़ के चलिए। जहां भी मार्केट बाहर फेंक दे वहां अपनी प्रॉफिट बुक करके, या अगर ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस कट रहा है तो निकल जाइए। तो एंट्री आप लीजिए, एग्जिट मार्केट को करने दीजिए, वो फंडामेंटल रीजन से करे चाहे टेक्निकल रीजन से करे। तो जब स्टॉक टॉप आउट होता है तब सबसे अच्छी पॉजिटिव न्यूज उसमें होती है। जब स्टॉक बॉटम आउट होता है तो सबसे खराब न्यूज सबसे खराब एनवायरमेंट में ही बॉटम बनता है। तो अगर आप न्यूज बेस पे चलेंगे तो आई एम सॉरी, लेकिन आप पैसा नहीं कमा पाएंगे, आप बाजार में बाहर ही बैठे रह जाएंगे। तो गेल में पहला टारगेट 167 के ऊपर 186 था, पुल बैक लेके दोबारा 186 अप्रोच कर रहा है। इस बार लग रहा है कि निकल जाएगा 203 रुपए तक। तो मेरे हिसाब से 203 ये ट्रेडर्स के लिए टारगेट है। इन्वेस्टर्स के लिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि नया ऑल टाइम हाई 237 के ऊपर बनेगा। तो कैटेगरी आप डिसाइड कर लीजिए, ट्रेडर है तो 203 पे बुक कीजिए, इन्वेस्टर है तो नया ऑल टाइम हाई के लिए वेट कीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल, मतलब आई अप्रिशिएट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि मतलब इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत ही अच्छा लगता है। अनोज माने जी का सवाल है, इनके पास सर 14,000 रुपये का अनरियलाइज्ड लॉस है और रियलाइज प्रॉफिट करीब करीब 1 लाख रुपए का है। इन्होंने ऑलमोस्ट 50,000 रुपये का इनकम टैक्स इस साल दिया है। अब ये बोल रहे हैं कि शुड आई गो फॉर टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। दैट मीन्स कि उनके पास प्राज इंडिया है, आई थिंक वो शायद उनकी जो पोजीशन है वो टैक्स स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछ रहे हैं। क्या अंशुल जी एक बार सेल कर दें फिर नए फाइनेंशियल ईयर में ले सकते हैं क्या? लग रहा है प्राज इंडस्ट्री ऐसा? टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, एक सेकंड दीजिए सर मेरे को। तो 31 मार्च को छुट्टी है, मंडे मार्केट बंद है। हाँ, तो मतलब ट्रेडिंग सेशन तो 28 मार्च वाला ही रह गया बस। हाँ, तो टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए जो भी आपको करना था कल खत्म हो चुका है। क्योंकि कल अगर आप मतलब कर लिए होते तो आज डीमैट से निकलता। अभी 31 के पहले तो डीमैट से निकल नहीं रहा है, तो वो लॉस हार्वेस्टिंग में आपका आएगा नहीं। तो टैक्स हार्वेस्टिंग का लास्ट ट्रेडिंग डे कल खत्म हो चुका है। अब आज करेंगे भी तो वो आपके
डीमैट में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और इनकम टैक्स डीमैट की पोजीशन से चीजें मॉनिटर करता है। तो टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग के लिए कल लास्ट डे था, और तो वो अब खत्म हो चुका, अपॉर्चुनिटी आपकी कल खत्म हो चुकी है। बाकी मेरा ऐसा मानना है कि मैं जनरली लोगों को देखता हूँ कि लोग अरे टैक्स लग जाएगा, इसमें ये टैक्स लग जाएगा, वो टैक्स टैक्स के चक्कर में मत फंसिए। पैसा कमाएंगे तो उसी में से सरकार लेके जाएगी, आपके घर से कुछ नहीं ले जाएगी। तो मेरा तो ये सोचना होता है कि अगर इस साल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1 लाख दिया है, तो अगली साल उसको 1.5 लाख कैसे दूं, क्योंकि अगर 1.5 लाख कैपिटल गेन दूंगा तो उतना ही प्रॉफिट मेरे घर में भी आएगा। तो मैं तो हमेशा ही चाहता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स देना पड़े, ताकि इनकम भी उतनी तेजी से बढ़ती हुई दिखेगी। तो टैक्स एक्स के चक्कर मत फंसिए। वैसे लॉस हार्वेस्टिंग एक अच्छी चीज है, बट अपॉर्चुनिटी कल निकल चुकी है।